हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर जो 2016 में जो बीटीआर में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे आप उसका एक वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं 22 जुलाई से। तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, और इस वीडियो में मैं फिर कुछ और आगे के क्वेश्चंस ले रहा हूं। लेकिन ये सब करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप मेरे पुराने जितने भी वीडियोस हैं उन सबको भी ध्यान से देखें, तभी जाकर ये सारे क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छे लगे वीडियो पे तो उस पर अच्छे कमेंट्स भी डालिए। और कोई मोटिवेशन के लिए या कोई इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप कमेंट डालना चाहें तो वो अवश्य डालेगा, क्योंकि मुझे इस वीडियोस को इंप्रूव करने के लिए जो आपके कमेंट्स होंगे वो सबसे मेरे लिए बेस्ट होंगे। ओके, तो हम इसमें आगे के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कंट्रोल सिस्टम के। तो ध्यान से देखिए, ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 है, एक निकाय का अंतरण फलन मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शंस g ऑफ s इक्वल टू 100 s प्लस 5 s प्लस 50 अपॉन s की पावर 4 s प्लस 10 एंड s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 10। ये आपका क्या है? एक ट्रांसफर फंक्शन से किसी कंट्रोल सिस्टम का इस निकाय का आपको प्रकार यानी टाइप पता करना है, क्रम यानी ऑर्डर पता करना है। ठीक है, ये जो टाइप और ऑर्डर है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पॉलिटेक्निक के चाहे इंजीनियरिंग के बेस पर जब अपनी डिग्री कंप्लीट करके कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें कंट्रोल सिस्टम में ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंटली कवर किया जाता है। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझाता हूं कि जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है GSHS, उसका जो एक जनरल आपका फॉर्मूला है जो मैंने अपने सब वीडियोस में बताया है, K1 प्लस T1S एंड 1 प्लस T2S डिवाइड बाय S की पावर J एंड 1 प्लस TAS एंड 1 प्लस TBS। ऐसे ये हमारा एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एक जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। इसी से ध्यान से देखकर हम इसका टाइप भी निकालते हैं और ऑर्डर भी निकालते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में देखिए, ये जो हमारा टर्म है ये s की पावर j, तो यहां पर ये जो j टर्म है ये आपका सिस्टम का टाइप कहलाता है, द टाइप ऑफ सिस्टम। अब थोड़ा सा ये समझिए, ये जो आपका j है क्या? ये कहता है दिस इज द इंडिकेट द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन। मूल बिंदु यानी उद्गम पर ओपन लूप सिस्टम के कितने पोल लाई करते हैं। इसका मतलब इस पूरे सवाल में सिर्फ s की टर्म्स ढूंढनी है और s का पावर ढूंढना है। पावर क्या है? g है आपके पास। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। तो इस सवाल में ध्यान से देखिए, ये डिनोमिनेटर में s की पावर 4 है और ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारा जो सवाल है वो j इक्वल टू क्या आएगा? 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो सिस्टम है, आंसर की टर्म्स में कहें तो ये हमारा टाइप 4 सिस्टम है। ये हमारा क्या है? टाइप 4 सिस्टम है आपके पास। ठीक है, टाइप 4 सिस्टम है आपके पास। चलिए, दूसरा हम बात किसकी बात करें? ऑर्डर की बात करें। ऑर्डर में कहता है कि इस पूरी इक्वेशन का जो है डिनोमिनेटर में क्या करना है? हाईएस्ट पावर ऑफ s इन डिनोमिनेटर। ये कहता है कि जो नीचे हर होता है, अंश और हर में s की उच्चतम घात क्या होता है? तो हम क्या करेंगे? इन सब को गुना कर देंगे। तो 100 s प्लस 5 और s प्लस 50 डिवाइड बाय, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो s की पावर 5 आएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 10s की पावर 4 आएगा, और इसको हमने लिख दिया s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 10। ऊपर वाले नंबर्स को आपको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि हमारा सारा काम डिनोमिनेटर में। अब आप इसको कर लीजिए, s की पावर 7
प्लस इसको करेंगे तो 3s की पावर 6 प्लस 10s की पावर 5, इसको इससे कर दीजिए 10s की पावर 6, 30s की पावर 5 प्लस 100s की पावर 4। हमने सबको मल्टीपल कर दिया है और फिर डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो s की पावर 7 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 13s की पावर 6 प्लस 5 और 5 40s की पावर 5 प्लस 100s की पावर 4। तो आप देखिए यहां से कि जो डिनोमिनेटर में जो सबसे हाईएस्ट पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर है वो है 7, तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया, हमारा 7 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया है, आंसर में जो टाइप है वो आपका 4 है और जो आपका ऑर्डर है वो आपका 7 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको ये थ्योरेटिकल समझा दिया है, उसके बाद क्वेश्चन कर लिया, लेकिन आपको यहाँ मैंने थोड़ा डिटेल समझाया। एग्जाम में आप देखो ध्यान से, हर एक फर्स्ट टर्म है, इन सबको गुना कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑर्डर के लिए। s की पावर 4 को 1 से किया s की पावर 5, s की पावर 5 को s की पावर 2 से करेंगे तो s की पावर 7 आ जाएगा। तो हमारा ये 7 आ जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट देखिए s की पावर 4 है, तो j जो है वो क्या है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन 4 है, तो हमारा आंसर 4 और 7 आ जाएगा। क्लियर? इसमें ऑप्शन रह गए थे 4 और 9, P 4 और 7, C 5 और 7 और D 7 और 5। तो हमारा आंसर B होगा, B। क्लियर है? तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फॉर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है हिंदी में एक द्वितीय क्रम सेकंड ऑर्डर सिस्टम निकाय को अवकलनीय समीकरण 4d स्क्वायर c ऑफ t अपॉन dt स्क्वायर प्लस 8d बाई dt ऑफ c ऑफ t प्लस 16c ऑफ t इक्वल टू 16u ऑफ t से परिभाषित किया जाता है। इस हेतु मंदन अनुपात और प्राकृतिक आवर्ती जो रेडियन पर सेकंड में निकलती है वो क्रमशः होगी, तो हमें आंसर ढूंढना है। इंग्लिश में देखिए, द सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज डिफाइंड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कह रहा है एक सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है, उसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलनीय समीकरण, इस वाली इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, डिनोट करते हैं। तो कहता है इस इक्वेशन के अनुसार इसका डैम्पिंग रेशियो को हम जेटा से लिखते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एन से लिखते हैं, फॉर दिस सिस्टम आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको याद हो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपके पास आया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे तो वैसा ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन उतारते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, और वो है 4d स्क्वायर c ऑफ t डिवाइड बाय dt स्क्वायर प्लस 8d c ऑफ t डिवाइड बाय dt प्लस 16c ऑफ t इक्वल टू 16u ऑफ t। इसमें देखिए ये जो c ऑफ t है ये हमारा आउटपुट है, निर्गत है, ठीक है, और जो हमारा ut है वो हमारा इनपुट है यानी कि निवेशी है, ठीक है। तो इस पूरे में मैंने ये भी कहा था क्वेश्चन नंबर 13 में कि जहां d बाई dt है वहां आपको s लिखना है, जहां पर d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर है वहां पर आपको s स्क्वायर लिखना है। ये जो ct है इसका जब करोगे लाप्लास तो c ऑफ s, u ऑफ t का करोगे तो u ऑफ s आ जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लाप्लास में, तो 4s स्क्वायर c ऑफ s प्लस 8s c ऑफ s प्लस 16c ऑफ s इक्वल टू 16u ऑफ s, ठीक है। तो c ऑफ s ये आपका आउटपुट है और u है, इस पूरे में से कॉमन निकाल दीजिए c ऑफ s, ब्रैकेट में देखो 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16 इक्वल टू 16 इंटू u ऑफ s। इस पूरे को हम
ट्रांसफर फंक्शन बना देते हैं, सी ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस इक्वल टू 16 अपॉन 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन गया। आपको याद हो तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन कई बार लिखा है, वो क्या लिखा था हमने, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जेठा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के सारे चैप्टर्स इसी सेकंड ऑर्डर के अंडर डैम्प्ड स्केल सिस्टम के लिए हैं। अब देखो इन दोनों की तुलना कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा कंपेयर जो करोगे वो डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे की संख्या है उससे करोगे। तो इन दोनों की कंपेयर करोगे तो ये जो लास्ट की संख्या है ये 16 और यहाँ है ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या है ये ओमेगा एन, बार बार का है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हिंदी में ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा प्राकृतिक आवर्ती है। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। लेकिन ये सब सॉरी ये करने से पहले आपको याद हो तो यहाँ कितना है, एस स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ कितना है 4s स्क्वायर है। तो हमें इसके गुणांक यानी कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो मैंने 4 कॉमन निकाल दिया। अब आप आराम से मैथमेटिक्स से कर सकते हैं कि अंदर क्या आ जाएगा, ये हो गया, ये 4 और 16 कैंसल, तो ये आपका 4 आ रहा है। तो फाइनली हमारा सी एस अपॉन यू एस इक्वल टू 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 है। ये जो 4 है ये अब ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आ रहा समझे? यहां से आप करोगे तो ओमेगा एन इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड हमारा पहला आंसर आ जाएगा। ये रहा प्राकृतिक आवर्ती। तो आप देखिए प्राकृतिक आवर्ती बाद वाला है, पहला मंदन है। तो 4 4 4 हमारा आंसर क्या है, ओमेगा एन इक्वल टू 2 करीब आया है। तो इसमें से ये और ये दो ऑप्शन होने की संभावना है। दूसरा कंपेयर करोगे इसको 2s को 2 जेठा ओमेगा एन एस से, तो 2 जेठा ओमेगा एन एस इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 2s आपके पास वैल्यूज हो जाएगी। देखिए s से s कट गया, ओमेगा एन कितना है 2, तो 2 जेठा इंटू 2 इक्वल टू 2, तो जेठा इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.50 इज द जेठा। ठीक, तो आपका ओमेगा एन का आंसर 2 रेडियन पर सेकंड और जेठा का आंसर 0.50। इन दोनों में से देखो ऑप्शन इज बी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आंसर बी। तो इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था 16 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर के बाद 70 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन में देंगे या एमसीक्यू का जब भी करेंगे इस टॉपिक को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाकर है ना आपको करना है, जिसके लिए आपको बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। एक निकाय का अंतरण फलन g ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 0.2s प्लस 1 है। इकाई स्टेप निवेश हेतु, इकाई स्टेप निवेश का मतलब है यूनिट स्टेप इनपुट, हेतु प्रति उत्तर यानी आउटपुट को अंतिम मान के 2% परास यानी रेंज में व्यवस्थित होने में कितना स्थिर समय की आवश्यकता होगी। A system has transfer function g of s equal to 1 upon s square plus 0.2s plus 1. Then for a unit step input it is required that the response यानी आउटपुट जो है वो सेटल होना चाहिए to within 2% of its final value। आप जब थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा तब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेटलिंग टाइम कितना होगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझा देता हूँ फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये ग्राफ था आउटपुट का, ये हमारा टाइम का था। यहाँ जो मैं अब खींच रहा हूँ लाइन वो है आपका क्या है, इनपुट है। इनपुट की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पर इकाई है, यूनिट स्टेप है। और सेकंड ऑर्डर के लिए आपको ध्यान हो तो ये ऐसे जाता है। यहाँ पर आकर ये जो ट्रांजिएंट था है ना, वेरिएबल पार्ट खत्म हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक खत्म होकर
जब हम स्टडी स्टेट पे आ जाते हैं तब हमारा जो टाइम है वो सेटलिंग टाइम है, और इन दोनों के बीच जो हमारा इनपुट और आउटपुट जो था उन दोनों के बीच में 2% का हम टॉलरेंस बैंड देते हैं। 2% और 5% प्रैक्टिकली यूज करते हैं, पर सवाल में 2% इसलिए अपन डिस्कशन 2% पे करेंगे। तो 2% के लिए जो सेटलिंग टाइम था, टीएस क्या था, सेटलिंग टाइम है, सेटलिंग टाइम है आपका, और उसका फॉर्मूला था 4 जेठा ओमेगा एन प्लस माइनस 2% के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, टीएस इक्वल टू 3 जेठा ओमेगा एन। ये अगर कहीं पर एक और सवाल आ जाए 2020 में कि 5% के लिए निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका मतलब समझो, इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेटलिंग टाइम, ये आंसर चाहिए मुझे, तो जेठा ओमेगा एन चाहिए। तो जेठा ओमेगा एन आपकी इस इक्वेशन से निकलेगी। तो मैं लिख रहा हूँ CS अपॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन, में बार बार लिख रहा हूँ जिससे आपको इक्वेशन याद हो जानी चाहिए। लेकिन इन सब को करने के लिए एक इम्पोर्टेंट याद रखना कि जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये जो पहला एस स्क्वायर है इसका गुणांक 1 होना चाहिए। 1 नहीं हो तो जितना भी गुणांक यानी कोफिशिएंट है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। इसको कंपेयर करेंगे 1/s स्क्वायर प्लस 0.2s प्लस 1 है। इन दोनों को कंपेयर करने पर आपको पहला ये जो ओमेगा एन स्क्वायर है ये 1 के बराबर है। ये हर बार अपन कर ही रहे हैं। तो ओमेगा एन जब ये स्क्वायर उधर जाकर रहेगा तो अंडर रूट का 1 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या है ओमेगा एन के लिए, 1 रेडियन पर सेकंड है। और दूसरा जब हम कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ, तो ये हो जाता है 2 जेठा ओमेगा एन एस इक्वल टू 0.2s। तो s से s कट जाता है और 2 जेठा और ओमेगा एन की वैल्यू यहां से रखेंगे। हर बार फिक्स मेथड है, तो ये 0.2 हो गया। तो यहां से देखो जेठा इज इक्वल टू 0.2 में 2 का डिवाइड किया तो 0.1 इज द आंसर। तो इसका मतलब हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख सकते हैं टीएस इक्वल टू क्या है हमारा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला 4 जेठा ओमेगा एन। 4 जेठा की वैल्यू है 0.1, ओमेगा एन की वैल्यू है 1, जेठा की वैल्यू 0.1। ये यहाँ से दशमलव डेसिमल हट गया तो ऊपर 40 आ गया। तो टीएस इक्वल टू 40 सेकंड। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा बी आंसर था। तो यहाँ पर आप उस वाले में ओएमआर शीट में या कॉपी में आंसर बी लिखेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कहता है कि 2% तक जो फाइनल स्टेज की वैल्यू है वहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा हमें वो 40 सेकंड का लगेगा। इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड करके हमेशा जेठा और ओमेगा एन निकालोगे। क्या निकालोगे? जेठा और ओमेगा एन। उसके बाद जो भी वो पूछता है फॉर्मूले, राइज टाइम, डिले टाइम, पीक टाइम, उन सब में आप रख सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ये कह रहा है कि अभिलाक्षणिक समीकरण, देखो हिंदी और इंग्लिश में बहुत ध्यान से समझना है। अभिलाक्षणिक समीकरण को हम इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दी हुई है। क्या है ये? 2s की पावर 4 प्लस s की पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 19। स्टार्ट करते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण को हम इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। इसको देखते ही आपको याद आ गया होगा कि ये रूट लोकस का चैप्टर का है। कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है 2s की पावर 4 प्लस s की पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम जब स्टेबिलिटी यानी स्थिर अवस्था फाइंड करना चाहते हैं तो हम राउथ हर्विट्ज का नियम यूज करते हैं। ठीक, क्या फाइंड करने के लिए? देखो कि कितने मूल एस प्लेन के दाएं अर्ध भाग में स्थित होंगे। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन 2s की पावर 4 प्लस 3s की पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7 इक्वल टू 0 दैट लाइज इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। अब आप समझो, ये जो आपका अभिलाक्षणिक समीकरण है,
अभिलाषणिक समीकरण है, जिसको इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। ये याद करो, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0 होता है, जो क्या दिया हुआ हमारे 2s की पावर 4 प्लस एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करते हैं, राउथ हर्विट्ज का मेथड यूज करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कितने मूल या रूट्स राइट हाफ में होंगे। ये ध्यान से देखिए, इसके कितने रूट्स निकलेंगे। रूट्स का पता करते हैं कि जो पहली एस की उच्चतम घात है, मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे, 4 रूट्स निकलेंगे और 4 में से ये पूछ रहा है कि कितने रूट्स राइट हाफ में होंगे। आप ये भी मालूम है कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये आपका एस प्लेन है, ये एस प्लेन का लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। कुछ पोल्स जो होते हैं, अच्छा ये जो आते हैं 1 प्लस जी एस एच एस, इसके जो भी रूट्स होते हैं वो क्लोज, जो भी इसके रूट्स होते हैं वो रूट्स इसके क्या कहलाते हैं, क्लोज लूप के पोल्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लोज लूप के पोल से तो कुछ पोल्स यहां बनते हैं, कुछ यहां बन सकते हैं, कुछ यहां है। वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने पोल या रूट्स राइट हाफ में होंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, राउथ हर्विट्ज यूज करना है। तो राउथ हर्विट्ज का आपका मेथड मालूम है, s की पावर 4 रहेगा हाईएस्ट पावर, देन s की पावर 3 और देन s की पावर 2, s की पावर 1 एंड s की पावर 0। अब इसके गुणांक लिख लेंगे, ये 2 है और ये आपका 3 है और ये 7 है। इसके बाद ये जो है वो है A1 और 5। ये देखिए, ये सारे सम संख्या की घात वाले हैं, ये सब विषम संख्या की घात वाले। सबसे हाईएस्ट पावर सम संख्या, इसलिए सम संख्या के गुणांक आ जाएंगे कोफिशिएंट, और S3 में मतलब ओड में आपके पास ये आ जाएंगे, जहां कुछ भी नहीं होता वहां 0। अब हमें इन सब के पैरामीटर्स निकालने हैं। ये देखिए 3 माइनस 10 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू -7 आ गया। देन 1 7 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 7 और थर्ड आपका 0 हो जाएगा। अब ये -7 इंटू 5 -35 -7 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा -7। तो ये कितना आ रहा है, -42 डिवाइड बाय -7 इज इक्वल टू +6। ठीक है, क्या आ गया, +6 आ जाएगा और ये दोनों आपके, ये दोनों 0 हो जाएंगे। और लास्ट में जब हम s की पावर निकालेंगे तो कितना कितना है, ये है आपका +6, ये हो गया आपके पास वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 7 0 0। तो राउथ हर्विट्ज आपको बनाना आना चाहिए, तो समीकरण से हो गया। अब आप देखोगे ध्यान से कि ये आपका प्लस है और ये भी प्लस है, यहाँ कोई चेंज नहीं है साइन में। 1 से 7 में आपका 1 बार साइन चेंज है, प्लस से माइनस, और -7 से +6 पर आए हैं तो ये आपका 2 बार साइन चेंज है, और +6 से 7 पे आ गए तो नो साइन चेंज। इसका मतलब 2 बार साइन चेंज है। कितनी बार, 2 बार साइन चेंज है। इट मींस देयर आर 2 साइन चेंज, देयर आर 2 साइन चेंजेस। इट मींस 2 roots will lie in RHS of S plane। ये कह रहा है कि जो आपके 4 रूट्स थे उसमें से 2 रूट्स राइट हाफ में लाई करेंगे, ऐसे 2 राइट हाफ में करेंगे। और जब भी राइट हाफ में करते हैं, पूछ तो रहा है ये कितने आ रहे हैं आंसर, 2 राइट हाफ में आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा C। और ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल के लिए क्या कहता है कि अगर पहले कॉलम में कोई भी साइन चेंज होता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ठीक, तो राउथ हर्विट्ज की डिटेल के लिए आप मेरे राउथ हर्विट्ज वाले को सर्च पे ले लीजिए सुंदरम सर क्लासेस में, तो आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको सवाल करा रहा हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। राउथ टेबल के प्रथम स्तंभ में
उपस्थित अवयव क्रमशः 3, 5, -3/4, 1/2 और 2 है। तो इसका तात्पर्य क्या है? ओके, द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स ऑफ द राउथ टेबल आर 3, 5, -3/4, 1/2, 2 है। इट मीन्स दैट, इसका मीनिंग पूछ रहा है कि ये है। अब आप समझो, स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा। राउथ टेबल में क्या होता है कि ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ऐसे चलेंगे। ये आपका रो है, यहाँ क्या है, ये जो रो है जिसको आप हिंदी में पंक्ति कहते हैं, ये आपका कॉलम है, और कॉलम को हम स्तंभ कहते हैं। राउथ ने ये जो पहले कॉलम के जो अवयव थे उसको देखकर ये पहचाना कि सिस्टम में कितने रूट्स राइट हाफ में होंगे और कितने लेफ्ट हाफ में होंगे। ठीक, तो पहले कॉलम की उसने वैल्यू दी है। तो ये कह रहा है कि पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है -3/4, और ये है 1/2, और लास्ट वाला है 2। और बाकी हमारे को कोई इस सवाल से लेना देना नहीं है। तो उसने क्या किया, बहुत सिंपल कर दिया। राउथ एरे को सोल्व करने के लिए नहीं कहा उसने, फर्स्ट कॉलम के सारे वैल्यूज आपको दे दिए। अब आपको इसको देखकर पहचानना है कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, तो राउथ एरे कंप्लीट। पहला क्या बोलता है, एक मूल बिंदु एस प्लेन के लेफ्ट हैंड में। इसको देखकर हम कोशिश करेंगे कि ये है, ये कौन सा प्लेन है, हर बार की तरह ये एस प्लेन है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड प्लेन है हाफ, और ये राइट हैंड साइड का हाफ प्लेन है। ठीक, तो अगर लेफ्ट हैंड में होते हैं सारे पोल तो सिस्टम स्टेबल होता है, राइट साइड में एक भी पोल आ गया तो अनस्टेबल है। और ये जो आपका काल्पनिक अक्ष है, इमेजिनरी एक्सिस है, उस पर अगर कोई आएगा तो वो मार्जिनल स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि यहाँ पर ये देखो, ये 3 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो साइन चेंज। +5 से -3/4 पे गया तो एक बार साइन चेंज हुआ, माइनस वाली वैल्यू से प्लस वाली वैल्यूज पे आए तो ये 2 बार साइन चेंज हुआ, और प्लस से फिर प्लस पे आए तो नो साइन चेंज। इसका मतलब ये कह रहा है कि इस पूरे में जो है वो आपका क्या है, 2 बार साइन चेंज है। 2 बार साइन चेंज का मतलब 2 जो रूट्स हैं वो राइट हाफ में है। 2 रूट्स कहाँ है, राइट हाफ में है। तो यहां हम लिखेंगे 2 there are 2 sign changes. There are 2 sign changes. Okay, it means 2 roots lie in RHS of S plane. ठीक है, तो यही पूछ रहा है, एक मूल बिंदु S प्लेन के लेफ्ट हैंड में है, या 2 बिंदु एस प्लेन के लेफ्ट हैंड में है, या 2 बिंदु राइट हैंड में है, या एक मूल जो है वो राइट हैंड में है। तो 1 रूट्स इन LHS, 2 रूट्स इन LHS, 2 रूट्स इन RHS, 1 रूट्स इन RHS। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए कि 2 जो रूट्स हैं वो RHS में है, क्योंकि इसमें एक रो से जब दूसरे रो पे जाते हैं तो साइन चेंज 2 बार हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं 2 पोल इधर होंगे और बाकी के सारे पोल इधर होंगे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सिस्टम इज अनस्टेबल। इस सवाल में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। कई बार ऐसे सवाल देकर पूछ सकता है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ऑप्शन में इसके साथ साथ, इनके ऑप्शन के साथ साथ कोमा में स्टेबल अनस्टेबल भी लिख सकता है। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा है। तो इसका मतलब देखिए, एक ही साल में राउथ पे 2 क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ओके।